क्या? अच्छा, कुछ इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है। आज किस किस के एमसीक्यूज देखेंगे? लैंग्वेजेस, लैंग्वेज पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना। फिर एवरीडे साइंस, ठीक है, ये ऐसे एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी, सार्क, एशियन, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नोन एज द क्वीन ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड? कौन सी ऐसी भाषा है भाई जिसको क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। कौन सी है? हाँ, कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा? कन्नड़ लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। कहाँ पे बोली जाती है? वर्ल्ड की, वर्ल्ड। हाँ हाँ। तो ये कहाँ पे बोली जाती है ये भाषा? कर्नाटका में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ पे बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। और लगभग कितने लोग बोलते हैं इसको वहां पे? 44 मिलियन स्पीकर्स हैं इसके। कितने? 44 मिलियन स्पीकर्स हैं। ठीक है, और किसके टाइम पे ये भाषा आई थी? जब यहाँ पे राष्ट्रकूटास का रूल था। किसका रूल था? राष्ट्रकूटास का रूल हुआ करता था। उस टाइम पे कन्नड़ भाषा फ्लरिश हुई थी। ठीक है, ये मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। ठीक है, केरल में बोली जाती है। और इसके लिए, इसके बारे में क्या बताया था जब लैंग्वेजेस पढ़ाया था? मलयालम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था? हाँ हाँ, सब भेजो। हाँ, सबसे कम स्पीकर्स हैं इसके। जो आपकी ये साउथ इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, क्या बोलते हैं उन लैंग्वेजेस को हम? द्रविडियन लैंग्वेजेस। क्या बोलते हैं? द्रविडियन लैंग्वेजेस। तो द्रविडियन लैंग्वेजेस में मलयालम के सबसे कम स्पीकर्स हैं। ठीक है, लोएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। ठीक है, और हिंदी तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ बोली जाती है। डोगरी कहाँ बोली जाती है? ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लिख लिया जो लिखना था इसमें? सेकंड क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द मैथिली लैंग्वेज? ये मैथिली भाषा जो है, इसके बारे में जो स्टेटमेंट्स दी हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है? सुना है इसका नाम? सुना है इसका नाम? कहाँ पे बोली जाती है ये? बिहार में बोली जाती है मैथिली। ठीक है, हाँ, बिहार में बोली जाती है। और जिस स्क्रिप्ट से ये ली गई है, जो इसकी स्क्रिप्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? तिरहुता। क्या बोलते हैं? तिरहुता इसकी स्क्रिप्ट को बोला जाता है। किसको? मैथिली की स्क्रिप्ट को। और दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? इट इज अ द्रविडियन लैंग्वेज। तो द्रविडियन तो बिल्कुल नहीं है। ये कौन सी लैंग्वेज है? इट इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? मैंने आपको बोला था जो भी नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया और मिडिल इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मोस्टली कौन सी लैंग्वेजेस हैं वो? इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज है? मैथिली इंडो आर्यन लैंग्वेज है, द्रविडियन नहीं है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, इसका ओनली वन स्टेटमेंट ठीक। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स उर्दू लैंग्वेज इज स्पोकन? बताओ भाई, उर्दू इनमें से कहाँ कहाँ बोली जाती है? अच्छा, यूपी में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में नहीं है? आंध्र प्रदेश में भी बोली जाती है। तमिलनाडु में? तमिलनाडु में भी बोली जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, समझ गए? इनके अलावा दो और स्टेट्स या यूटीज हैं जहां पे उर्दू बोली जाती है। कौन कौन सी? एक तो दिल्ली, और दूसरी जे एंड के। तो टोटल दो यूटीज हैं और
3 स्टेट्स हैं जहां पे उर्दू जो है वो बोली जाती है। ठीक है, समझ गए? हम्म। नेक्स्ट देखो, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिफाइंड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? बताओ भाई, ये तो आपको पढ़ाया। हाँ? 343 ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल नहीं बताया था आपको मैंने? दो आर्टिकल कराए थे, एक 351 और दूसरा 343। ठीक है, तो ये 343 आर्टिकल क्या बोलता है कि हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोलता है? और आर्टिकल 351 क्या बोलता है? 351 भी मैंने आपको कराया था। 351 क्या बोलते हैं? इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी, कि हिंदी के यूज को प्रमोट करना है। ये कौन सा आर्टिकल है? 351। और हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ये कौन सा आर्टिकल है? 343। ये याद रखो यार, यही क्वेश्चन आने हैं पेपरों में। ठीक है, अगला देखो, व्हेन वाज द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? बताओ, कब ऑफिशियल लैंग्वेज पे कमेटी बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 1976 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1976 में एक कमेटी बनाई गई थी, और जिसका क्या काम था कि आप जो है क्योंकि देखो 351 आर्टिकल में क्या बोला जाता है कि हिंदी के यूज को हमें क्या करना है? प्रमोट करना है। तो उसको देखने के लिए कि कितना हिंदी का यूज प्रमोट हुआ है हमारे देश में, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी 1976 में, ताकि वो रिव्यू करे प्रोग्रेस को, टू रिव्यू द प्रोग्रेस। ठीक है, याद रहेगा? हाँ, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। अच्छा, लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ जो भी प्रोविजन है, आर्टिकल 343 है, आर्टिकल 351 है, या कोई भी प्रोविजन है, अगर उसको चेंज करना है तो कैसी मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में? कैसी मेजोरिटी चाहिए भाई? आप, कैसी मेजोरिटी चाहिए? ये तो कहीं मेजोरिटी होती नहीं है भाई। ठीक है, कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? क्या होती है सिंपल मेजोरिटी? मोर देन, कौन बताएगा? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं उनमें से कम 50% को वोट करना है। और 2/3 मेजोरिटी, ये भी स्पेशल मेजोरिटी में आती है। कैन नॉट अमेंडेड, ये तो छोड़ो आप। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओनली रिलीजियस बुक एवर प्रिंटेड इन ए शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट इज। शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट में कौन सी लिखी गई है किताब आज तक? हाँ, ये जो बाइबल है ये शॉर्ट हैंड में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर नॉट स्पोकन इन त्रिपुरा? त्रिपुरा में इनमें से कौन सी भाषाएं जो हैं वो नहीं बोली जाती हैं? पहली है त्रिपुरी। बताओ, त्रिपुरी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, इनमें से कौन सी नहीं बोली जाती होगी? हम्म। हाँ, हिंदी। हिंदी यहाँ पे नहीं बोली जाती। ठीक है, बंगाल तो यहाँ की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है शायद कुछ। ठीक है, बंगाल तो यहाँ पे बोली, बंगाली बोली जाती है, और सॉरी इंग्लिश है ऑफिशियल की, बंगाली है पता नहीं, पर बंगाली यहाँ पे बोली जाती है। त्रिपुरी भी बोली जाती है, बंगाली भी, और हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो हिंदी यहाँ पे नहीं बोली जाती है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट अमंग द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, बताओ, इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो 22 शेड्यूल, ये 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल। ठीक है, बताओ इनमें से कौन सी नहीं है? उर्दू है, कन्नड़ है, कोंकणी,
वो भी है, सिर्फ ये तुल्लू नहीं है इसमें। ठीक है, ये ट्राइबल लैंग्वेज है एक। ठीक है, समझ गए? ठीक है जी, आगे चलो। लेपचा कहाँ पे बोली जाती है? लेपचा भाषा कहाँ बोली जाती है? आरपी हैं? आप बताओ। सिक्किम में बोली जाती है। वो लच्छा परांठा है यार। अगला देखो क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आ गया? लेपचा कहाँ बोली जाती है? सिक्किम बोली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ G20 डेवलपिंग नेशंस? ये एक ग्रुप बनाया हुआ है, G20 डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो G20 डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग नेशन एस्टेब्लिश्ड ऑन April 30, 2001, कि 2001 में बनाया गया था ये यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग। पहली चीज देखो, ये ग्रुप जो था 2003 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। ये पूछ क्या रहा है? कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है ना? पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है। दिस ग्रुप इमर्ज एट द 5th मिनिस्ट्रियल नाटो कॉन्फ्रेंस। देखो, नाटो का इसका साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये WTO की कॉन्फ्रेंस में इसका डिसीजन लिया गया था। कहां लिया गया था? WTO की कॉन्फ्रेंस में। तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है? गलत। द हेडक्वार्टर्स ऑफ G20 डेवलपिंग नेशंस इज एट पटना। ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं है पटना। ठीक है, तो ये भी क्या है? गलत स्टेटमेंट। द मेंबर स्टेट्स ऑफ G20 डेवलपिंग नेशंस इज 20 कंट्रीज। नहीं, इसमें अब कितनी कंट्रीज हैं टोटल? 23 कंट्रीज हैं। ठीक है, G20, यहाँ पे G20 डेवलपिंग नेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये अलग से ग्रुप बनाया हुआ। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, समझ गए? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो उसका जो चार्टर था, कितनी कंट्रीज ने तब साइन किया था? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, 51। कितनी कंट्रीज ने किया था? 50, 51 ने। ठीक है, अभी कितनी कंट्रीज हैं इसमें? अभी यूएन में कितनी कंट्रीज हैं? 190। और लेटेस्ट ज्वाइन किसने किया है? हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज रिवाइज करते हो घर पे जाके ये आप? लेटेस्ट साउथ सूडान। कौन है? साउथ सूडान ने जो है वो लेटेस्ट ज्वाइन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? ठीक है, ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो बनाया गया 2024 में, इसकी क्या थीम थी? बताओ। कौन सा? क्या थीम है? कब मनाया जाता है ये अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? 12 जून को मनाया जाता है। कब? 12 जून को मनाया जाता है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और इसकी थीम इस बार की थी, लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। क्या था? लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। क्या करना है हमें? चाइल्ड लेबर को खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आर्टिकल 6 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, किस चीज की बात करता है? हाँ, किस चीज की बात करता है? यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है ना, कुछ जो सबको मिले हुए हैं। किसकी? ए वाला, राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। कि कोई भी कंट्री का लॉ है, वहां पे कम से कम आपको एक इंसान की तरह क्या करना चाहिए? उनको ट्रीट करना चाहिए। चाहे आप उस कंट्री के क्या हो? सिटीजन हो, चाहे फिर आप क्या हो? रिफ्यूजी हो। आपको उस कंट्री को कैसे ट्रीट करना चाहिए? एज अ क्या?
एज अ पर्सन ट्रीट करना चाहिए, इंसान की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए। ये कौन बोलता है? सेक्शन 6 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में सुना है? इसके कहां पे हेडक्वार्टर्स है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है फिलीपींस। फिलीपींस में कहां पे है? फिलीपींस में। ये आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सब पढ़ाया था। फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक किसके लिए काम करता है? ये एशिया की डेवलपमेंट के लिए, एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देता है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव। अब डब्ल्यूएचओ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ना 2020 में एक चेयरमैन चुना गया था जो इंडियन था, इसलिए ये क्वेश्चन काफी फेमस था। ठीक है, कौन था ये? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन था? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नासा की क्या फुल फॉर्म है भाई? नासा की फुल फॉर्म क्या है? हम्म क्या ये नेशनल एजेंसी एजेंसी है कि एडमिनिस्ट्रेशन है? हाँ, सी है इसका, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की नहीं आपको फुल फॉर्म आ रही है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एजेंसी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ये इकोनॉमिक फ्रीडम का जो इंडेक्स है कौन सी फाउंडेशन रिलीज करती है? कौन सी फाउंडेशन रिलीज करती है ये? हाँ, कौन सी फाउंडेशन? हेरिटेज फाउंडेशन। कौन सी फाउंडेशन करती है? ये एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन है, हेरिटेज फाउंडेशन। कौन सी फाउंडेशन? हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट के बारे में सुना है? ये भी एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट है कनाडा में। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कहां काम करती है? कनाडा में। उसके बाद आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में तो जानते हो? ठीक है, हाँ। अब आईएमएफ भी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो निकालता है। कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है ये? इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये कौन निकालता है? आईएमएफ निकालता है। कौन निकालता है? और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी कौन निकालता है? आईएमएफ। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी आईएमएफ निकालता है। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक है, ये भी काफी रिपोर्ट्स निकालता है। कौन कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं? जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है? ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स निकालता है। क्या निकालता है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। और कोई रिपोर्ट निकालता है? बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ऐसी एक ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कौन निकालता है? यूएनडीपी। कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। ठीक है, तो कौन सी रिपोर्ट कौन इशू करता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिवन बिलो इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। बताओ इनमें से कौन सी कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है? कौन सी नहीं है सार्क की मेंबर भाई? ब्राजील नहीं है। ठीक है, सार्क को कैसे याद रखते हो? कौन कौन सी कंट्रीज? हाँ, हाँ नहीं, इसकी कंट्रीज कैसे याद रखते हो? एमबीबीएस पेन, ऐसे याद रखते हो। ठीक है, जैसे एम से मालदीव्स, बी से बांग्लादेश, दूसरे बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। ऐसे याद रखते हो, एमबीबीएस पेन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सार्क 7 फाउंडिंग मेंबर्स जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है। इसमें इन्होंने शायद पूछना था कि यहाँ तो ऑप्शन में गलती है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलिवेंट, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इधर लिखे है सार्क 7 फाउंडिंग मेंबर्स जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन इन। तो इसके बारे में बता देता हूँ, सार्क कब बना था। सार्क कब बना था? 1985 में। और जब सार्क बना तो इसकी फाउंडिंग कंट्रीज कितनी थी? हाँ, क्या ये 8 कंट्रीज पहले से थी इसमें? फाउंडिंग कंट्रीज कितनी थी इसमें? 7 ही कंट्रीज थी। ठीक है, और बाद में 8वां जो है अफगानिस्तान ज्वाइन हुआ है 2007 में। ठीक है, 8th कंट्री कौन सी ज्वाइन हुई है? अफगानिस्तान। और ये कब ज्वाइन हुई है? 2007 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं सार्क के? काठमांडू। काठमांडू नेपाल। ठीक है, और इसका काम क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाना। क्या बनाना? जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना इसका काम है। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द लास्ट वन टू बिकम, अभी बताया मैंने आपको, लास्ट में किसने ज्वाइन किया था? किसने? हाँ, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2011 का जो सार्क का समिट था, 17th सार्क समिट, वो कहां पे हुआ था? कहां हुआ था 2011 का? अड्डू सिटी। ये अड्डू सिटी कहां पे है? मालदीव्स में। कहां है? मालदीव्स। 2011 का मालदीव्स में हुआ था। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ द सार्क। बताओ सार्क की कौन सी कंट्री ऐसी है जो सार्क की नहीं है इसमें? थाईलैंड नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। ये तो सारी हैं, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, थाईलैंड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सार्क वॉज established in 1985, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? क्या फुल फॉर्म है भाई? हम्म, क्या? हम्म, एसोसिएशन ऑफ है कि फॉर है बीच में? ये देख लो क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने। एक में ऑप्शन में ऑफ है, एक में फॉर है, बताओ कौन सा है? ऑफ है कि फॉर है? हाँ, अरे गलत कर दोगे ना, क्वेश्चन पेपर में आ गया तो। हाँ, तो ऐसे ही लिखा होगा, फॉर है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, याद रखना, सिर्फ एस ए आर सी नहीं याद रखना, बीच में भी याद रखना फॉर की। फॉर का क्या मतलब होता है? हाँ, कि ये कोऑपरेशन है उनके लिए। ठीक है, कोई चीज किसी के लिए होती है तब उसमें फॉर का यूज करते हैं। ठीक है ना? चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी कंट्री इसमें से सार्क का मेंबर नहीं है? ईरान सार्क का मेंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर 1617 विल बी ऑब्जर्व्ड बाय सार्क नेशन एज। अच्छा, ये जो 16-17 का साल था, इस साल को सार्क ने क्या मनाया था? हम्म, नहीं, इसको मनाया था एज ए ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। क्या बनाया था? एज ए ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। और उसके बाद इनके सबमिट होना ही बंद हो गया, क्योंकि 2016 में उरी अटैक हुआ, उसके बाद फिर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है, ये सार्क की बनाई हुई यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? SAU यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कहाँ है? ठीक, ठीक है भाई, न्यू दिल्ली में है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने मेंबर्स हैं भाई अभी सार्क के? अभी बताया आपको, कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स है। जब बनी थी तब कितने थे? 7। ठीक है, अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया? कब किया? 2007 में। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क मेंबर्स, ये जो कंट्रीज हैं सारी सार्क की मेंबर्स हैं, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हाँ, पाकिस्तान। ठीक है, सार्क में अगर, क्या, अगर इंडिया भी होगा ऑप्शन में फिर तो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, पर इधर इंडिया नहीं है ऑप्शन में। बोल रहे हैं इनमें से किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो इनमें से पाकिस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये अफगानिस्तान नेपाल छोटी छोटी कंट्रीज है यार, यहाँ पे कंट्री तो ये भी छोटी है पर इन्होंने पॉपुलेशन बहुत बढ़ाई है अपनी। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, अभी बताया, काठमांडू में, नेपाल में। ठीक है, बस होने वाले खत्म। अच्छा, ये ARF जो है एशियन रीजनल फोरम है, एफ से क्या है, फोरम इधर लिखा ही नहीं है, एफ से क्या है, फोरम, ये क्या है भाई, ARF? हाँ, क्या करता है ARF? क्या ये कोऑर्डिनेशन करता है सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में जो एशियान के बीच में, या फिर क्या करता है, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, या फिर रीजनल कोऑपरेशन को मेंटेन करता है, या सब कुछ करता है? हाँ, एशियन रीजनल फोरम जो है सिर्फ ये चीज करता है, क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के बीच में कोऑर्डिनेशन को देखता है। ठीक है, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करता यार, समझ में आ गया? सिर्फ क्या देखता है, कोऑर्डिनेशन देखता है, किसके बीच में, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के बीच में। ठीक है, ये एशियान के बारे में, एशियान भी आपके सिलेबस में दिया हुआ था। ये एशियान जो है ये कब बना था? हाँ, 1967 में। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स? हाँ, बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि उसी टाइम पे ये बना था। ठीक है, हाँ सुनो, ये एशियान बना था 1960, हेडक्वार्टर इसके थाईलैंड में नहीं है, सॉरी, थाईलैंड में ये बना था। थाईलैंड में क्या हुआ था, बना था। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, बना कहाँ था, बैंकॉक में, थाईलैंड में। ठीक है, इसलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बना था। और जब बना था इसमें कितनी कंट्रीज थी, पांच ही कंट्रीज थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, बाद में पांच कंट्रीज और ऐड हो गई, अब टोटल कितनी कंट्रीज है इसमें, 10 कंट्रीज हैं। और फिर इसके कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जैसे इंडिया इसका डायलॉग पार्टनर है, यूएसए इसका डायलॉग पार्टनर है। ठीक है, जिनके साथ ये बातचीत करता है। पर कंट्रीज इसमें कितनी है, 10 ही कंट्रीज। ये क्या बोल रहा है, कौन सी कंट्रीज में से एशियन का पार्ट नहीं है, बताओ? हाँ, मॉरिशियस जो है वो क्या नहीं है, एशियन का पार्ट नहीं है। लाओस भी इसमें है, कंबोडिया भी है और फिलीपींस भी है। ठीक है, मॉरिशियस नहीं है। नेक्स्ट देखो, पहला एशियन समिट कहाँ हुआ था भाई, पहला एशियन समिट कहाँ हुआ था, बाली में। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था, बाली में, याद रखना। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा, 31st एशियन समिट कहाँ हुआ है 2017 का? हम्म, कहाँ हुआ 31st? फिलीपींस में। कहाँ हुआ है, फिलीपींस में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एशियन कब बना था, ये इंपॉर्टेंट है, 1967 में, 1967 में। ठीक है, हेडक्वार्टर अभी आपको बताया कहाँ पे है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने मेंबर्स हैं भाई एशियान में, अभी बताया आपको कितने मेंबर्स हैं, लेकिन जब बना था तब कितने थे, पांच ही मेंबर से, बाद में बाकी ऐड हुए। इंडिया इसका क्या है, डायलॉग पार्टनर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच कंट्री इज द स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री बाय एरिया? एरिया में कौन सी कंट्री सबसे छोटी है? हाँ, क्या? सिंगापुर। कौन सी है सबसे छोटी बाय एरिया? हाँ, सिंगापुर सबसे छोटी कंट्री है बाय एरिया, अगर एशियन की कंट्रीज देखें तो। ठीक है, समझ में आया? वो देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। कौन सी कंट्री को हम बोलते हैं लैंड ऑफ स्माइल्स? लैंड ऑफ स्माइल्स कौन सी कंट्री को बोला जाता है? थाईलैंड को। क्यों? हाँ, लोग जो हैं बड़े वहां के हॉस्पिटेबल हैं। थाईलैंड जाओ अगर, तो आपको बड़ा प्यार से स्वागत करेंगे, आपकी मसाज करेंगे। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं वो लोग मुझसे। हाँ, हाँ नहीं, स्माइल करते हैं बड़ा। एक होता है ना, बड़ा वेलकमिंग नेचर है उनका। हाँ। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, कंट्री ऑफ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो। कौन सी कंट्री है एशियान की जहां पे सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते, रेन फॉरेस्ट मिलते हैं? इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। कहां पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड बाय द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल? अब ये एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आ गए। बताओ भाई, आपका जो टीवी रिमोट है, जब आप रिमोट चलाते हो ऐसे, तो कौन सी रेस फेंकता है वो सामने? कौन सी रेस फेंकता है? इंफ्रारेड रेस। कौन सी रेस फेंकता है? इंफ्रारेड रेस फेंकता है। हाँ, 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 इंफ्रारेड रेस वो। ठीक है, समझ गए? ये रेडियो वेव्स, इससे क्या होता है, आपका रेडियो जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका रेडियो जो है वो ऑपरेट होता है, उसको हम रेडियो वेव्स बोलते हैं। शॉर्ट वेव्स या फिर मीडियम वेव्स होती हैं। ठीक है, लेजर लाइट तो इट इज अ बीम ऑफ लाइट, ये लाइट की तरह ट्रेवल करती है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी हैं? ये साउंड वेव्स हैं बेसिकली। ठीक है, वो साउंड वेव्स जो 20 किलो हार्ट से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की होती हैं, जो आप नहीं सुन सकते, अल्ट्रासोनिक वेव्स। साउंड होती है? आवाज कहाँ आती है उसकी? साउंड नहीं होती वो। चलो आगे चलो। विच गैस इज सेफ एंड, बताओ सबसे इनमें से कौन सी सेफ एक्सटिंग्विशर गैस होती है ना, जिससे आप आग बुझाते हो, उसको आप एक्सटिंग्विशर बोलते हो। तो बताओ इनमें से सबसे सेफ एक्सटिंग्विशर कौन सा है, जब आपको कन्फाइंड एरियाज में, मतलब बंद एरियाज में आग बुझानी हो, तो सबसे अच्छा कौन सी है गैस इसमें? हैं? कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? देखो, आग बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड फेंकोगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे सेफ है। ठीक है, इसीलिए ये गैस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, अच्छा, जो फोटोस्टेट मशीन का ड्रम होता है वो इनमें से किस एलिमेंट का बना होता है? हाँ, सेलेनियम का। किसका बना होता है? सेलेनियम का। याद रखना, फोटोस्टेट मशीन का ड्रम किसका बना होता है? सेलेनियम का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर हम ये बोलें कि आपके बच्चे का आईक्यू कितना है, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट अगर आपके बच्चे का 100 है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका बच्चा बिलो एवरेज है, एबो एवरेज है, या फिर नॉर्मल है? मेंटल एज एक्चुअल एज के बराबर हो तो मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल है, या फिर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। क्या बोलोगे? जब 100 है तो क्या बोलोगे? सी, नॉर्मल। जब आपकी मेंटल एज किसके बराबर है? आपकी एक्चुअल एज के बराबर है। ठीक है, और 100 से कम होगा तो मतलब बिलो एवरेज है। 100 से ऊपर होगा तो मतलब अच्छा है। 120 से ऊपर है तो मतलब जीनियस है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट देखो। विच बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अच्छा भाई, दही दही बनता है आपके घर पे? लैक्टोबेसिलस कौन सा वाला? पर लैक्टोबेसिलस ही है सारे ये। हाँ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबेसिलस ऑरियस, या ये बेसिलस रेडिकिकोला। बी वाला है लैक्टोबेसिलस एसिडोफाइलस, जिससे आपका क्या होता है? दही बनता है जिससे। ठीक है, लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, याद रखना है, एक क्वेश्चन आएगा साइंस का। हाँ, हाँ, ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन द सॉइल प्रोड्यूस ए पेक्यूलियर स्मेल? जब बारिश होती है ना,
तो आपको एक अलग सी स्मेल आती है सॉइल में से, ठीक है, मिट्टी में से। कौन सा बैक्टीरिया जिसकी वजह से वो स्मेल आती है मिट्टी में से? हाँ, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिटिस। ये ए पार्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस बैक्टीरिया की वजह से क्या आती है आपको? यूनिक कलर बोल रहा हूँ, यूनिक स्मेल आपको आती है सॉइल में से जब बारिश पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर कोई एरिया ऐसा हो, बिल्डिंग मतलब कोई बिल्डिंग ऐसी हो जो बहुत देर तक बंद रहे, तो उसमें से ना एक टिपिकल स्मेल चलती है, आती है ना, बड़ी देर तक अगर बिल्डिंग बंद रखो तो कौन सी गैस अंदर इकट्ठी हो जाती है? हाँ, रेडॉन। हाँ, कौन सी गैस है? रेडॉन गैस की वजह से होती है वो। ठीक है, तो अगर कोई भी स्पेस, आप कोई भी बिल्डिंग को बड़ी देर तक बंद रखोगे तो अंदर कौन सी गैस जमा हो जाएगी? रेडॉन गैस जमा हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखो, तीन ही क्वेश्चन बचे हैं। हनी जो है वो केन शुगर से और कॉर्न सिरप से ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, हनी। बताओ कि कौन सी कार्बन शुगर है जिसकी वजह से हनी जो है वो ज्यादा मीठा होता है? हैं? कौन सी शुगर की वजह से हनी ज्यादा मीठा होता है? डेक्सट्रोस, लेवुलोज, सक्रोज या फ्रक्टोज? हाँ, नहीं भाई, लेवुलोज। किसकी वजह से? ये फ्रक्टोस और सक्रोज तो आपको गन्ने में मिलते हैं, ठीक है, ये लेवुलोज नहीं आपको मिलता, ये हनी में होता है स्पेशल, जिसकी वजह से वो ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स? इनमें से कौन सा रेन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है बताओ? नेचुरल गैस, कोल, सोलर पावर। और रेन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसको आप बार बार बना सकते हो, है ना? तो इनमें से किसको बार बार बना सकते हो? सोलर को। बाकी तो सारे क्या हैं? नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? सी लेवल के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा? पानी का कितना होगा? मीन सी लेवल पे पानी का बॉइलिंग लेवल कितना होगा? कितने पे पानी बॉइल हो जाएगा मीन सी लेवल पे? पानी वैसे कितने पे बॉइल होता है? 100 पे। 100 पे नहीं होता है पानी बॉइल। ठीक है, सुनो, वो जो आप 100 लिखते हो पानी बॉइल का, वो बेसिकली मीन सी लेवल ही है जहां पे 100 डिग्री पे पानी बॉइल होता है। ठीक है, अगर आप क्या कर दोगे, उधर से ऊपर आ जाओगे कहीं पहाड़ी पे, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर आपको लगाना पड़ेगा, फिर वो 100 से ऊपर चले जाएगा। जीरो क्या, जीरो पे थोड़ी बॉईल होगा पानी कभी। नहीं नहीं, मीन सी लेवल पे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बी होगा बोल रहे हो, सी होगा। जो आप सुनते हो ना घर पे कि बॉइलिंग जो है वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस, वो बेसिकली कहाँ का टेम्परेचर है? मीन सी लेवल का टेम्परेचर है। मीन सी लेवल पे अगर आप पानी को बॉईल करोगे तो 100 पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे ऊपर चले गए कहीं, जैसे आप अभी जहां पे हो उधमपुर में, ये भी मीन सी लेवल से हाइट पे है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पानी को बॉईल करना है तो आपको ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बॉईल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। ठीक है, समझ गए? तो मीन सी लेवल पे कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थैंक यू सो मच।